सभापति महोदय, आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पे मैं सर्वप्रथम गुरुओं के चरणों में नमन करता हूं और सभी देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभापति महोदय, लोक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण संशोधन विधेयक 2026 के समर्थन में मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपका आभार करता हूं और अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार करता हूं। सभापति महोदय, मैं कल से सभी माननीय पक्ष और विपक्ष के साथियों की स्पीच सुन रहा था और बहुत सारे विषय निकल के आए। लोगों ने आरोप भी लगाए सरकार पे और हमारे साथियों ने जवाब भी दिया। सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी तो उन्होंने एक संकल्प लिया था कि हमारी सरकार देश के युवाओं के लिए समर्पित सरकार रहेगी, हमारी सरकार देश के किसानों के लिए समर्पित सरकार रहेगी, हमारी सरकार देश के मजदूरों के लिए समर्पित सरकार रहेगी, हमारी सरकार देश के गरीबों के लिए समर्पित सरकार रहेगी। और पिछले 12 सालों में सभापति महोदय, हमने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सपने को और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो सबका साथ, सबको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए, उसको पूरा करते हुए 12 सालों में हमने विकास की कार्यों से और जन कल्याणकारी योजनाओं से देखा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारी नई शुरुआत हमारी सरकार के 12 साल के इस कार्यकाल में हुई है। सभापति महोदय, ये जो विधेयक है, संशोधन विधेयक, ये विधेयक खाली परीक्षाओं के संचालन में बदलाव के लिए विधेयक नहीं, ये विधेयक है देश के उस विद्यार्थी के विश्वास का जो रात को 2 बजे तक गाँव के दूर कोने में अपनी पढ़ाई करता है। ये विधेयक है उस पिता का जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करके अपने कमाई में से पैसे बचाकर उनको आगे भेजने के लिए काम करता है। ये विधेयक है उस बच्चे की, उस विद्यार्थी की माँ का, उसके विश्वास का, जो अपने बच्चे को परीक्षा में जाने से पहले दही और शक्कर के साथ में उसके माथे पर चंदन का टीका लगा कर भेजती है। सभापति महोदय, जब कोई प्रश्न पत्र लीक होता है तो खाली प्रश्न पत्र ही लीक नहीं होता, उस विद्यार्थी का सपना लीक होता है, उसके माँ बाप का भरोसा लीक होता है और सबसे बड़ा जो विषय है कि व्यवस्था की निष्पक्षता पर पूरी पीढ़ी का एक भरोसा लीक होता है। सभापति महोदय, प्रतियोगी परीक्षा किसी युवा के लिए 3 घंटे का प्रश्न पत्र नहीं है, उसके पीछे सालों की उसकी मेहनत है, परिवार के भरोसा है, लोगों का विश्वास है और इस विश्वास के साथ में युवाओं का विश्वास रहता है कि जब वो परीक्षा में देने के लिए जाएगा तो प्रश्न पत्र सबके लिए एक जैसा होगा, सबको अवसर मिलेंगे, उसमें कोई छोटे बड़े का भेदभाव नहीं होगा। लेकिन सभापति महोदय, जब परीक्षा व्यवस्था पर हमला होता है, जब परीक्षा व्यवस्था पर हमला होता है तो लोगों का देखना होता है, विद्यार्थियों का देखना होता है कि इस पर सरकार क्या करती है। यह सरकार समस्या को छिपाती है, जांच को लटकाती है या जिम्मेदारी से बचती है, या उनका सरकार की तरफ देखना होता है कि सरकार कानून बनाती है, अपराधियों पर प्रहार करती है या अपने युवाओं के साथ खड़ी होती है। ये कार्य सभापति महोदय हमने देखा, अभी जो हमारे साथी कुछ दिन से बोल रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने समस्या के समाधान के लिए मात्र 2 महीने के अंदर में री एग्जाम नीट का कराया और उसका रिजल्ट देने का भी काम किया है। आप साल तो छोड़ दो, 1 महीना भी डिले हमारी सरकार ने नहीं किया। ये जो समस्या है, ये बहुत पुरानी समस्या है, लेकिन अरे यूपी पे बोलूँगा, रुक जाओ थोड़ी देर, अभी यूपी पे भी आऊँगा भैया। सर, बहुत पुरानी समस्या है। 2014 में इसके लिए कानून हमारी सरकार ने बनाया और जब हमारी सरकार 2014 में आई तो शिक्षा की बदलाव, शिक्षा की नीतियों के लिए हमारे युवाओं को नई टेक्नोलॉजी मिले, युवाओं को नए ऑप्शन मिले, ऐसी व्यवस्था हमारी सरकार ने शिक्षा नीति में की है। और गाँव स्तर पे, क्षेत्र स्तर पे जो हमारे केंद्रीय विद्यालय चलते हैं, विश्वविद्यालय चलते हैं, यूनिवर्सिटियाँ चलती हैं, उनको भी आगे बढ़ाने का काम किया। सभापति महोदय, मैं आपको बताता हूँ कि 2014 में मुझे भी सांसद बनने का मौका मिला और जब हमारी पहली मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी थी, उन्होंने मेरे जनपद के केंद्रीय विद्यालय को डबल शिफ्ट में करने का काम किया। आज 2 गुने छात्र उसमें पढ़ते हैं, उसी व्यवस्था पर 2 गुने छात्र पढ़ते हैं। जो हमारे कांग्रेस के साथी बात कर रहे थे सभापति महोदय, 2006 में पेपर लीक हुआ, 2011 में पेपर लीक हुआ, 2012 में हुआ, 13 में हुआ, 14 में हुआ, लगातार होते रहे। लेकिन एक प्रश्न मेरे साथियों से है कि आप लंबे समय सत्ता में थे, जब आपके पास कानून बनाने के लिए कलम थी, तब आपकी कलम वो कानून बनाने के लिए क्यों नहीं चली? पेपर लीक तब भी होते थे। जब आप सत्ता में होते हैं
तो समस्याओं, जब आप सत्ता में होते तो समस्याओं को प्रशासनिक घटना बढ़ा के उसको दबा देते, और जब आप विपक्ष में होते तो उसी मुद्दे को राष्ट्रीय संकट बनाते हैं। ये दोहरापन, ये दोहरा चेहरा ठीक नहीं है सभापति महोदय। मैं देख रहा था जब ये विधेयक आया था, हमारे कांग्रेस के साथी, विपक्ष के साथी हाथ में तख्ती लेके आए थे, उस पर लिखा हुआ था नीट को बंद करो। उसके पीछे क्या मकसद था मैं आपको बताना चाहता हूं सभापति महोदय कि जब यूपीए की कांग्रेस की साथ सरकार थी 2014 से पहले, जब किसी विद्यार्थी को एडमिशन लेना होता था एमबीबीएस में, तो जो बड़े बड़े कॉलेज हैं, अब हो सकता है कि इन लोगों के इधर के भी कुछ होंगे, उनमें बड़ा डोनेशन उस विद्यार्थी से लिया जाता था, तब एडमिशन मिलता था। लेकिन हमारी सरकार ने आने के बाद ये जो नीट की व्यवस्था शुरू की, इसमें आज एक गांव में रहने वाले किसान के बेटे को, एक मजदूर के बेटे को, एक छोटे परिवार के बच्चे को भी डॉक्टर बनने का सपना साकार करने का काम नीट के माध्यम से, इस विधेयक के माध्यम से हमारी सरकार लेके आई है। हमारी सरकार युवाओं के साथ है, और निश्चित ही जहां लंबे लंबे लोगों से पैसे डोनेशन के नाम पे बच्चों से लिए जाते थे, बड़ी मुश्किल थी कि जो हमारे युवा साथी हैं उनको मौका मिले पढ़ने का। लेकिन 2014 के बाद सोच बदली, युवा को परीक्षा नहीं अवसर देने का काम हमारी सरकार ने किया सभापति महोदय। नकल रोकने के लिए हमारी सरकार ने कदम उठाए हैं। सरकार की सोच व्यापक है, पहले बच्चे को अवसर देने की सोच है, फिर बच्चे को आगे बढ़ाने की सोच है, फिर सुनिश्चित करना है कि उन अफसरों के फैसले से बच्चे की योग्यता के आधार पर फैसले होने चाहिए। सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही ऐतिहासिक काम हमारी सरकार के उसमें हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे साथियों ने भी बताया कि 2014 में चाहे एम्स हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे आईआईएम हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, उन सब की दोगुनी संख्या बढ़ाने का काम पिछले 12 सालों में माननीय मोदी जी की सरकार ने किया है। सभापति महोदय, जो मैं कह रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के हित की सोचा है, गरीबों के, किसानों के बच्चों के हित की सोचा है। जो गरीबों के बच्चे, उनको पढ़ाई में कैसे आगे बढ़ाएं, गरीब बच्चों को प्रतिभा में अगर पैसे की कमी होती है, किस तरीके से आर्थिक सहयोग उनको करें। हमारे माननीय सामाजिक अधिकारिता न्याय मंत्री बैठे हैं, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप के माध्यम से हमारी सरकार युवाओं को आगे बढ़ने का मौका दे रही है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि इन्होंने योजना शुरू की थी, ये जो स्कॉलरशिप है इसमें अनुसूचित जाति, विमुक्त एवं घुमंतु समुदाय के, भूमिहीन कृषि मजदूरों के और पारंपरिक कारीगरों के परिवारों को, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी के लिए हमारी सरकार बाहर भेजती है। जब इनकी सरकार थी 2014 तक, तो इसमें योजना में मात्र 30 छात्रों को आगे बढ़ने का मौका मिलता था माननीय सभापति जी। लेकिन 2014 के बाद हमारी सरकार ने उसकी 30 से संख्या बढ़ाते बढ़ाते आज 125 तक पहुंचाया है। सभापति महोदय, आज इस समुदाय के 769 बच्चे विदेशों में स्टडी ले रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के उसमें। पीएम गरीबों के शिक्षा के लिए अटल आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं। और सभापति महोदय, मैं बताऊं कि हमारी सरकार जो गरीबों के विद्यार्थियों के साथ खड़ी है, ईएसआई के विभाग ने 17 मेडिकल कॉलेज बनाए। उन 17 मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 2086 सीटें हैं। मैं बताना चाहता हूं सभापति महोदय कि 2086 सीटों में से 794 सीटें जो ईएसआई का कार्ड धारक मजदूर के बच्चे हैं, उनके लिए रखने का प्रावधान हमारी सरकार ने रखा है। सभापति महोदय, यूपीए की सरकार में एक प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य था कि देश में भ्रष्टाचार इतना है कि हम 1 रुपया यहाँ से भेजते हैं तो 25 पैसे गांव तक पहुंचता है। लेकिन आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारी सरकार ने आने में जो व्यवस्था बदली, आज जो गांव के प्राथमिक विद्यालय में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, किताब और बैग के लिए जो सरकार राशि देती थी, आज उसके पेरेंट्स के खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करने का काम हमारी सरकार। समाप्त करें सभापति महोदय, माननीय भोला जी, समाप्त करें। 2 मिनट हुए सभापति महोदय। अरे रुक जाओ भैया, आप केवल चेयर को एड्रेस। 2024 में पहली बार इसके लिए कानून बना और सरकार इसमें संशोधन लेके आई है। और इसके संशोधन से महत्वपूर्ण है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होने चाहिए, इस पर हमारी सरकार काम कर रही है। सभापति महोदय, हमारी सरकार के इसमें महत्वपूर्ण है कि कठोर सजा से महत्वपूर्ण शीघ्र सजा मिले। इसके लिए संशोधन के माध्यम से जांच 2 महीने में होगी। जो गंभीर मामले हैं, केंद्र सरकार स्पेशल टास्क फोर्स बनाएगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल टास्क फोर्स काम करेगा। डे टू डे बेसिस पे जांच होगी। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट काम इसमें करेगा। 3 महीने के भीतर पूरा प्रावधान है चार्जशीट लगाने का। और इसके बाद हाई कोर्ट की भी 2 जजों के बीच में इसकी सुनवाई होगी। अगर वो लगाते, एक ही मकसद है, अपराधी बच नहीं पाएगा, जांच लटकेगी नहीं, मुकदमा वर्षों तक खिंचेगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। अभी हमारे साथी कह रहे थे, कल हम यहाँ पे बैठे थे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्व अखिलेश यादव जी का हमने विषय सुना। युवाओं के लिए बड़े चिंता के उसमें कल दिखे सर।
मैं सर छोटा बच्चा था, 1991 में हमारी भाजपा की सरकार आई, पहली बार माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बने और 1992 में हमारी सरकार नकल रोकने के लिए अध्यादेश लेके आई, उसको लागू किया और 1992 में जो उत्तर प्रदेश में बोर्ड की परीक्षा के एग्जाम हुए उसमें जो विद्यार्थी पास हुए उस समय बिना नकल के, वो आज भी गर्व के साथ कहते हैं कि मैं माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार का पास हूँ। माननीय राजनाथ सिंह जी हमारे रक्षा मंत्री, उस समय शिक्षा मंत्री थे, लेकिन सभापति महोदय 1993 में चुनाव हुए। जब चुनाव होते हैं तो जनता अपेक्षा करती है कि पार्टी क्या, उनके जो घोषणा पत्र क्या घोषणा करेगी। विद्यार्थी देखते हैं कि उनके लिए यूनिवर्सिटी की घोषणा होगी, कॉलेज की घोषणा होगी, मेडिकल कॉलेज की घोषणा होगी, लेकिन घोषणा हुई कि जो भाजपा की सरकार नकल रोको अध्यादेश लेके आई है, हम सत्ता में आएंगे तो उसको खत्म करेंगे समाजवादी पार्टी के वोटर। और सभापति महोदय उन्होंने समाप्त भी किया, उसको समाप्त भी किया। और हम देखते थे कि सेल्फ सेंटर में ओपनली नकल होती थी। वो किसके लिए? क्या वो शिक्षा माफिया को बढ़ावा देने का काम नहीं था? क्या वो शिक्षा का वो करने का काम नहीं था? सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूँ जब ये सत्ता में थे 2015 में भी भर्ती घोटाले हुए, लोगों से पैसे लेके भर्तियों में पैसे लिए जाते थे। और एक जो किसान होता है, जो मजदूर होता है, वो अपनी जमीन बेच के रिश्वत देता था। ऐसे भी लोग हैं आज भी उत्तर प्रदेश में कि उनको नौकरी भी नहीं मिली, जमीन भी गई और उनके पैसे भी वापस नहीं। धन्यवाद। सभापति महोदय अभी 2 मिनट प्लीज। सभापति महोदय, पर्ची सिस्टम था, कल माननीय अखिलेश जी बात कर रहे थे पीडीए की। प्लीज सभापति महोदय, हमें आपसे, आप मुझसे बहुत बड़े, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि पीडीए की कल आपने बात की, जब आपकी सरकारें थी, आप चेयर को एड्रेस करिए, उनसे मत पूछिए। सभापति महोदय, आपने उस सरकार में देखिए पिछड़ा वर्ग में उत्तर प्रदेश में 79 जात ओबीसी में आती हैं, तो उसमें कितने ओबीसी जातियों को, कितनों को आपने नौकरी दी, कितनों को आगे बढ़ाया? एससी वर्ग के कितने लोगों को मौका दिया? मैं जानना चाहता हूं सभापति महोदय। सभापति महोदय समाप्त करें, अब समाप्त ऐसे ही सभापति मेरा रह गया, 1 मिनट में सभापति महोदय, अब मैं जानना चाहता हूं जो हमारे साथी विरोध कर रहे हैं, मैं सीधा 1 मिनट दो, जो हमारे साथी विरोध कर रहे हैं इस विधेयक का, मैं जानना चाहता हूं वो किस बात को लेकर विधेयक कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं? 10 लाख के फाइन से बढ़ा के 50 लाख किया, इस बात का? ऑर्गेनाइज एग्जीक्यूशन क्राइम को रूम तो 10 से करोड़ फाइन बढ़ाया, इस बात का? या 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन का, 3 महीने में ट्रायल का, स्पेशल टास्क फोर्स का, परीक्षा माफिया का, 8 वर्षों तक सभी बात आ गई। बाहर देश का युवा सुनना है सर, सभापति, देश का युवा सुनना है, क्योंकि एक तरफ इतिहास नकल विरोधी कानून हटाने वालों की राजनीति देख रहा है और एक तरफ इतिहास नकल विरोधी कानून वालों की राजनीति देख रहा है। सभापति महोदय, हो गया ये इसके पीछे जो उद्देश्य है हमारी सरकार का, सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि गांव की हर विद्यार्थी को मौका मिले, ये है 239 में। सर, ये जो कानून है ये मेहनत के पक्ष में कानून हमारी सरकार लेकर आई है। ये खाली पेपर मीट का नहीं सर, ये मेरिट के पक्ष में कानून हमारी सरकार लेकर आई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिल्कुल संदेश साफ है सर, स्पष्ट संवेद है कि युवा की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले को भारत का कानून नहीं छोड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हारेगी, माफिया हारेंगे, भ्रष्टाचार हारेगा, मेहनत जीतेगी, मेरिट जीतेगी, भारत का। Mr. Chairman, sir, for giving this opportunity to take part in the discussion. हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।